हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बायोलॉजी पे मैंने पिछली क्लास में आपसे बायोलॉजी में मैंने आपको मिनरल्स की बात की थी, खनिज की बात की थी। और ये ध्यान रखेंगे, मिनरल्स जो है ये बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मिनरल्स आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कंटिनेंट में कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किस किस महाद्वीप पे कौन कौन से मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन सा एरिया है जो किसी मिनरल के लिए ज़्यादा फेमस है। तो वो एक अलग पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है वो। बट हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या रोल कर रहे हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, और अगर उनकी कमी होती है तो कौन सी बीमारी होगी, अगर उसकी एक्सेस होती है, मिनरल्स अगर एक्सेस में हो जाए, ज़्यादा इंटेक कर ले आप बॉडी में, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है बॉडी में। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल्स। ठीक है, खनिज तत्व की बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मेजर मिनरल्स मैंने पढ़ाया, मेजर, और ये लास्ट आज ये क्लास होगी जिसमें हम लोग टोटल न्यूट्रिशन लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लगभग विटामिन हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, प्रोटीन हो चुका है, फैट हो चुका है। आप लोग पूरा लेक्चर ये देख सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो चुका है। मिनरल्स मैंने पिछली क्लास में आपको एक लेक्चर दिया मेजर मिनरल्स पे। ठीक है, और इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इस लेक्चर को फोकस करें। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को पर डे 100 मिलीग्राम से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। वो मिनरल्स मेजर मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं जब हमारे बॉडी को पर डे की रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से ज्यादा हो, एक दिन में पर डे 100 मिलीग्राम पर डे, उससे अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो बॉडी में तो वो मेजर मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं, मेजर मिनरल्स। लेकिन अगर आपको 100 मिलीग्राम पर डे से कम की जरूरत हो बॉडी में, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, तो वो मिनरल्स माइनर मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मेजर मिनरल्स में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि मेजर मिनरल्स में क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कैल्शियम मेजर मिनरल का पार्ट है, वो 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मेजर मिनरल्स के अंदर आते हैं। तो कैल्शियम मैंने बताया था, याद होगा। मैग्नीशियम मैंने बताया था, सल्फर बताया था। ऐसे मैंने कितने बताए थे आपको याद होगा, मैंने लगभग 7 मेजर मिनरल्स बताए थे, 7 मेजर मिनरल्स हैं। तो मैंने लगभग आपसे डिस्कशन कर लिया है। आज माइनर मिनरल्स के जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ मेजर मिनरल्स बचे हुए हैं, उसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कैल्शियम की बात की थी मैंने, मैग्नीशियम की बात की थी, पोटेशियम की बात की थी, सल्फर की बात की थी, सोडियम की बात की है, फास्फोरस की बात की है, एंड क्लोराइड की बात की है। ये मेजर मिनरल्स के अंदर मैंने 7 मेजर मिनरल्स हैं। ठीक है, उसका मैंने जिक्र किया था। और मेजर मिनरल्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जब बॉडी को 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे। और इनसे कम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो मैंने मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आपको बता दिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर। सल्फर के बाद मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि क्लोराइड, क्लोराइड की बात मैंने की थी। तो आज मेरा जो मेन पोर्शन होगा, आज क्लोराइड को डील करना है और सल्फर को डील करना है। बाकी मैंने 5 आपको बता दिया है, पोटेशियम भी बता दिया है, कैल्शियम भी बता दिया है, फास्फोरस भी बता दिया है, मैग्नीशियम भी, ये सारे मैंने आपको बता दिया है। आज क्लोराइड एंड सल्फर पे जिक्र करेंगे। ये मेजर मिनरल्स बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग माइनर मिनरल्स की स्टडी करेंगे, और उसके बाद सीधा हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एंट्री करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगला लेक्चर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलेगा। तो बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, ये एक मिनरल बचा हुआ है, मैंने पिछली क्लास में आपसे जिक्र नहीं किया था, सल्फर। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है, ये सल्फर आपको अगर मैंने बताया था कि कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कि सल्फर को कंटेन करते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड याद है। तो कुछ एमिनो एसिड सल्फर कंटेन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, ये वो एमिनो एसिड है जो मैंने आपको एमिनो एसिड पढ़ाया था जो सल्फर को कंटेन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे एमिनो एसिड हैं जिनके अंदर में सल्फर होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करें कुछ विटामिन
और कुछ को एंजाइम, याद है एंजाइम मैंने पढ़ाया था तो को एंजाइम की बात की थी, तो कुछ विटामिन और कुछ को एंजाइम्स में भी सल्फर होता है। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे, विटामिन के अंदर भी सल्फर पाया जाता है, कुछ ऐसे विटामिन है मैंने अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से विटामिन है। एंड को एंजाइम्स, याद है एंजाइम्स, एंजाइम्स मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया हो रही है बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को, दर को बढ़ा देते हैं। उसमें मैंने को एंजाइम्स की भी बात की थी, आप वो लेक्चर देख लेंगे। तो विटामिन एंड को एंजाइम्स का ये पार्ट होता है सल्फर। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होती है सल्फर की तो एक जगह मैं बता दूं, पत्ते जो होते हैं लीव्स वो पीले पड़ने लगते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर, अगर सल्फर की कमी हुई तो येलोनेस ऑफ लीव्स, लीव्स जो होते हैं पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अगर इसकी कमी हुई तो डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर के कारण। आगे लिखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के संश्लेषण में। इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये प्रोटीन के बीच में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड बनते हैं, जब प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, जब एमिनो एसिड्स बनते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपको पता है एमिनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो वही जुड़ के अलग अलग प्रकार से जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर इनका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो रहा है वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जटिल होते जा रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय बनता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज या बॉन्ड। तो ये कहीं ना कहीं जब प्रोटीन बनता है ना तो उन्हीं के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तब जाके प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, स्थिर होता है। ठीक है ना, तो वो उसमें भी सल्फर का रोल है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट इन, कहीं ना कहीं ये जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है ना तो प्रोटीन का ओरिएंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है। तो प्रोटीन के जो ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन को भी ये मेंटेन करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब उसमें सल्फर का तो योगदान है। तो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन ओरिएंटेशन, प्रोटीन के ओरिएंटेशन में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसमें सल्फर का योगदान है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखेंगे वह विटामिन जो सल्फर को कंटेन करते हैं, विटामिन विच कंटेन सल्फर। लिखेंगे कौन कौन से विटामिन है, मैंने लिखा है यहां पे, विटामिन विच कंटेन सल्फर। वो कौन कौन से विटामिन है जिसके अंदर में सल्फर होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से विटामिन है जिसके अंदर में सल्फर होगा, वो कौन से एमिनो एसिड है जिसके अंदर में सल्फर होगा, वो कौन सा मिनरल है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में उसका भाग है, वो कौन सा मिनरल है जो प्रोटीन के ओरिएंटेशन में उसका रोल है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना उनके ओरिएंटेशन में। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रोटीन विच कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेन करता है, विच कंटेन सल्फर, सल्फर ऐसे भी लिखते हैं और SULPHUR भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है, सल्फर विच इंक्लूड्स कौन कौन से वो विटामिन है पता है आपको? थायमिन विटामिन मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, पूरा विटामिन मैंने आपको पढ़ाया है। तो थायमिन विटामिन है, बायोटिन विटामिन है, याद होगा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब इसका समय आया है कि आप इसको इजीली समझ पाए। थायमिन हो गया, बायोटिन याद होगा, बायोटिन को मैंने विटामिन B7, विटामिन H के नाम से जाना जाता है, ये बताया था। लाइपोइक एसिड भी एक है, लाइपोइक एसिड, इसके अंदर भी सल्फर होता है। तो देखिए सल्फर कहां कहां पाया जाता है, लाइपोइक एसिड के अंदर सल्फर है। ठीक है, और कोएंजाइम ए, कोएंजाइम आपको पता है, मैंने बताया था, एंजाइम की बात की थी और ज्यादा डिटेल में जीएस में हमें नहीं जाना है, हम जीएस की स्टडी कर रहे हैं ना। तो कोएंजाइम ए में भी सल्फर होता है। ठीक है,
एंजाइम पढ़ लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया था आपको आइडिया लग जाएगा कोई एंजाइम क्या होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज पता चला। देयर आर सम कंपाउंड्स, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे यौगिक हैं जहां पे सल्फर होता है। याद होगा आपको, मैंने एक एंटीऑक्सीडेंट की बात की थी, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन, उसके अंदर में मैंने बात किया था सल्फर होता है, और ये भी बताया था कि वो सल्फर स्पॉन्ज वहां पे बनता है, वो सल्फर स्पॉन्ज आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। याद होगा आपको। ठीक है, तो ये लिखेंगे, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन, ग्लूटाथियोन के अंदर सल्फर होता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन के अंदर भी सल्फर है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। याद कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्लूटाथियोन की बात बताई है। हेपेरिन का नाम मैंने बात किया था आपसे, हेपेरिन याद होगा, हेपेरिन की बात की थी, जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, हेपेरिन। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जब आपको कट लग जाती है स्किन में तो ब्लड निकलने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो उसमें ब्लड को क्लॉट होना जरूरी है, थक्का होना जरूरी है। तो उस समय फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है, लीवर बनाती है, उस समय ब्लड को वो रोकता है, ब्लड को क्लॉट करता है जब आपका कट लग जाता है स्किन में। लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड को रुकना नहीं है, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास हेपेरिन है जो कि बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। वही हेपेरिन के अंदर आपको सल्फर मिलेगा, हेपेरिन, इसकी मैंने जिक्र आपसे की है। ठीक है ना, याद होगा आपको हेपेरिन। और मैंने ये भी बताया था कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये भी एक बार जिक्र किया था मैंने, इसकी जिक्र मैंने की है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में खुद नाम आ रहा है सल्फेट, सल्फर वहां पे होगा, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। ये सब बस एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ रहे हैं कि कहां कहां सल्फर पाया जाता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, बाइल एसिड, ये तो बहुत फेमस है, बाइल एसिड, याद है बाइल एसिड की मैंने आपसे बात की थी, बाइल एसिड की। टोरोकोलेट, याद होगा, टोरोकोलेट बाइल एसिड में एग्जाम्पल मैंने बताया था, टोरोकोलेट। तो यहां पे सल्फर आपको हर जगह दिख रहा है कि कहां कहां सल्फर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर और भी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जहां पे सल्फर की जरूरत होती है, नीड है वहां पे। वो रिएक्शंस की बात करें तो ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सल्फर किस रिएक्शन में यूजफुल है, किस रिएक्शन में जरूरी है इसकी, तो ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में सल्फर की जरूरी होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन। ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल समूह का ट्रांसफर होना। तो ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंस है, ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसके कारण नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे उत्पाद इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं जब मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है। तो ये आपको बेसिकली इतना आइडिया रखना है कि ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में भी सल्फर का योगदान है, सल्फर की रिक्वायरमेंट है, सल्फर रिक्वायर्ड है वहां पे। ये बेसिक सल्फर के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें हैं बट इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चले। ये आपका एक मेजर मिनरल 6 हो चुका है, 7वां बचा हुआ है जो क्लोराइड के नाम से आप जानते हैं, क्लोराइड। और क्लोराइड तो आप याद होगा, साल्ट लेते हैं, नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो वहां पे क्लोराइड मिल जाएगा, है ना। तो वहां पे बात कर लेते हैं कहां कहां क्या होगा क्लोराइड के बारे में। तो ये मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो कि आपको पर डे जो इसकी रिक्वायरमेंट है 100 मिलीग्राम से भी ज्यादा, वो मेजर मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्लोराइड। क्लोराइड, और क्लोराइड के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड, जो साल्ट खाते हैं ना नमक घर में, वो सोडियम क्लोराइड है। तो वहां पे आपको पता होगा ये कहीं ना कहीं क्लोरीन का कंपाउंड है, याद होगा आपको, क्लोराइड है तो ये क्लोरीन का कंपाउंड होगा। ठीक है ना, क्लोरीन जानते हैं ना, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लोरीन के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है उसका, क्लोरीन का, आपको पता होगा क्लोरीन के बारे में। और मेल्टिंग पॉइंट -103 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट। और क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन डिप्लीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो पढ़ते जाइए, ओजोन डिप्लीशन में भी आपको पढ़ाऊंगा इसकी क्या खासियत है क्लोरीन की। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन
जो क्लोराइड की बात कर रहे हैं ये क्या है, एक क्लोरीन का ही कंपाउंड है, क्लोरीन का ही कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है। कंपाउंड वगैरह केमिस्ट्री की बात है, करेंगे हम लोग। क्लोरीन का कंपाउंड है और ये बहुत ही इसका इसेंशियल रोल है कहां पे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी बॉडी में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा इसका रोल है क्लोराइड का। और साथ में साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के प्रेशर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स होते हैं, सेल्स के बाहर का जो स्पेस होता है वहां पे द्रव पदार्थ होते हैं, फ्लूइड्स भरे होते हैं, उन फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसकी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के प्रेशर को, फ्लूइड के प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेल है, सेल के बाहर का जो रीजन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है, सेल के अंदर का, कोशिका के अंदर का रीजन इंट्रा सेलुलर रीजन है। तो वो आपको सेल के बाहर का जो रीजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उनके प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसमें और भी बात की जा सकती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, बस आप इतना ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के प्रेशर को मेंटेन करता है क्लोराइड, यस, एसिड बेस बैलेंस को भी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी बातें की जा सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के प्रेशर को मेंटेन करता है, मतलब कोई फ्लूइड होगा, कोई तरल पदार्थ होगी, वहां पे आप जानते हो कि सेल के आसपास के रीजन में भी बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, उनकी प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है, ये भी ध्यान रखना है। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, आपको पता होगा कि आपके स्टमक में, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह आपने नाम सुना होगा, वहां पे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्लोराइड है वहां पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज कंपोज्ड ऑफ क्लोराइड। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो स्टमक में हो रहा है आपका, पेट में, गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से बना है वो, कंपोज्ड ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड से ही तो बना है ना, क्लोराइड से ही बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ HCl के फॉर्म में है वो, इन द फॉर्म ऑफ HCl एंड साल्ट, सॉल्ट्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं क्लोराइड के फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड के बारे में आपने सुना है, NaCl। तो ये हो गया। उसके बाद आगे चले, ये नोट कर लेंगे आगे, इसमें आगे चलते हैं। सोर्सेस की बात करें, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, सोर्सेस की बात करें, सोर्सेस क्या है इनके, तो सोर्सेस में लिखेंगे, सोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको बताना हूं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो क्लोराइड आपके बॉडी में स्टोर्ड है, जो भी क्लोराइड आपके बॉडी में स्टोर्ड है, वो बहुत ही डेंजरसली लो हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि आपके बॉडी में जो भी क्लोराइड स्टोर्ड है वो एकदम से लो हो सकता है। एकदम से कैसे लो हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा वोमिटिंग कर रहे हैं, उल्टी ज्यादा कर रहे हैं, डायरिया हो रहा है आपको, है ना, बार बार डायरिया हो रही है, डायरिया बहुत लंबे समय से है आपको, तो इन दौरान, इसके दौरान आपके बॉडी के क्लोराइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है क्लोराइड्स की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सीवियर एल्कालोसिस, सीवियर एल्कालोसिस, ये अगर हो रही है सीवियर, ये सब कारण है कि क्यों क्लोराइड कम हो जाएगा आपके बॉडी में, एल्कालोसिस। अगर आपको एल्कालोसिस है, सीवियर एल्कालोसिस है, तो इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ बेस, बेस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एल्कालाइन मतलब क्या होता है, बेस, तो आपके बॉडी में बेस जो होता है क्षार, उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इससे आपके बॉडी में एसिड का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एसिड इन द बॉडी, बॉडी में एसिड का लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी आपका ये क्लोराइड की मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाती है, ये कारण है। वोमिटिंग कर रहे हैं, डायरिया आ रहा है, या सीवियर एल्कालोसिस है, तो उस समय एक्यूमुलेशन ऑफ बेस हो जाएगा, क्षार आपके बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएंगे और आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, एसिड की कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ एसिड हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, सोर्स की बात करते हैं। सोर्स मैंने लिखा था टेबल साल्ट, आप जानते हो ऑर्डिनरी टेबल साल्ट जो आपके घर में आता है, टेबल साल्ट NaCl जो बोलते हैं, है ना, नमक, उसमें देखिए क्लोरीन है, क्लोराइड है वहां पे। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेचुरली मीट जो होते हैं, मीट के अंदर भी आपको मिल जाता है, ये मीट है ना, मीट जो खाते हैं उसके अंदर भी मिल जाएगा, मिल्क वगैरह में भी होता है, एग में भी होता है,
मिल्क में भी है, एग में भी है, अंडे में भी है, ये सारे इसके सोर्सेस हैं, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट ऑल कैंड फूड्स, जितने भी कैन में, जो कैन में फूड आते हैं ना, कैंड फूड्स होते हैं, है ना, ड्रिंक आते हैं, कैंड ड्रिंक आते हैं, जितने भी ऑलमोस्ट ऑल कैंड फूड्स हैव साल्ट एडेड, उसके अंदर साल्ट ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग प्रोसेस के दौरान उसके अंदर में सॉल्ट ऐड किए जाते हैं, तो उसमें भी क्लोराइड आपको मिल ही जाएगा। सोडियम क्लोराइड आप जानते ही हो, NaCl के फॉर्म में। तो ये आपका बेसिक वो है। बाकी क्लोरीन की बात हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, वहां पे बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 2p एंड 3p5। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का निकालेंगे हम लोग, तो वो सब केमिस्ट्री का पॉइंट है कि क्या क्या होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो क्लोरीन का है, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट -34 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट भी माइनस में है। और यही क्लोरीन आप जानते हो कि ओजोन को डिप्लीशन में, ओजोन को डिप्लीट करने में बहुत बड़ा रोल है क्लोरीन का। तो वो तो अलग की बात है, बट यहां पे हम लोगों ने बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, ठीक है। आगे चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपका क्लोराइड की बात हो गई बेसिक। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने सातों मेजर मिनरल्स की स्टडी कर लिया। अब माइनर मिनरल्स की बात आती है। माइनर मिनरल्स पढ़ेंगे, माइनर मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल, माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। मेजर मिनरल्स के बाद अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेस मिनरल, ये कौन से मिनरल है? आर दोज मिनरल विच द बॉडी रिक्वायर्स लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। मतलब कि ये बॉडी को लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे जरूरत होती है, एक दिन में 100 मिलीग्राम से भी कम। ये है ट्रेस मिनरल या माइनर मिनरल या माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देयर आर 9 ट्रेस मिनरल्स, 7 मेजर मिनरल्स थे, 9 ट्रेस मिनरल हैं, 7 वो थे और 9 ट्रेस मिनरल है। 9 ट्रेस मिनरल्स जो हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डे से कम मात्रा चाहिए हमारे बॉडी में, ठीक है। उसमें बात करें, जिंक है, आयरन है, पहला जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा कॉपर, चौथा, ये सब आपने नाम भी सुना होगा, इसके बारे में आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम लोग बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में इसका, जीवन में इसका क्या योगदान है। जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, आयोडीन का तो नाम आप सुनते हैं, आपके नमक में आयोडीन डाला जाता है। सेलेनियम, सेलेनियम हो गया, या 5 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम। मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ये क्या है? ये सारे ट्रेस मिनरल हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक आप क्वेश्चन आया हुआ भी है, एमपीपीएससी में भी आया है, फ्लोराइड के नाम से जानते हैं, फ्लोराइड, ठीक है ना, या फ्लोरीन बोल सकते हैं, या फ्लोराइड। ये आपके पास इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये अगर आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या बीमारी होगी। ये पानी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 9 ट्रेस मिनरल है। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 स्टडी करना। तो न्यूक्लिक, ये जिंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लिखते हैं। अब इसकी स्टडी की जाए तो सोचिए बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेन पॉइंट्स को कवर करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिंक की बात करते हैं। पहला है आपका जिंक, है ना, Zn। ये इसका अगर पहला पॉइंट बात करें तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बनाने में काम आता है। ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसाइज करने में इसका रोल है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो प्रोटीन आपने पढ़ा है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। एज ए को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए को फैक्टर का काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एज ए को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम रिएक्शन, एज ए को फैक्टर याद है, मैंने पढ़ाया था आपको एंजाइम में। एज ए को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम एक्शन,
बहुत सारे एंजाइम्स में ये आपको मिलेगा जिंक, ठीक है ना, उनका पार्ट है बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, एंजाइम के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें। और ये इम्यूनिटी की बात की जा रही है, प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, तो इम्यून फंक्शन में भी इसका रोल है जिंक का, इम्यून फंक्शन में भी इसका रोल है। और इसका रोल कहां है, और इम्यून फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट की मैंने आपसे बहुत बार जिक्र किया है, लगभग 10 बार मैंने जिक्र किया है पिछले क्लासेस में। एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, एंटीऑक्सीडेंट। और साथ के साथ सेक्सुअल ऑर्गन को, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं आपको पता है, टेस्टिस है, ओवरी है, उनके भी डेवलपमेंट में इसका रोल है। तो ये भी लिखेंगे कि सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट में इनका रोल है जिंक का, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में इसका रोल है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को बनाने में, स्टोर करने में एंड उसको रिलीज करने में भी इसका रोल है। तो ये भी लिखेंगे, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन, सिंथेसाइज करने में, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को रिलीज करना है। आपको पता है इंसुलिन पैंक्रियास से रिलीज होता है, आपको बताऊंगा कि कौन सा सेल है। तो इंसुलिन का एक पार्ट है जिंक, जिंक इज ए पार्ट ऑफ इंसुलिन, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इंसुलिन की बात हम लोग पैंक्रियास में करने वाले हैं, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। और ये सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म को सिंथेसाइज करने में इसका रोल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक। तो सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ, सक्रिय जो फॉर्म है विटामिन ए फॉर विजुअल पिगमेंट्स, ठीक है ना। तो ये सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए फॉर विजुअल पिगमेंट्स, आपको पता होगा विजुअल पिगमेंट्स, याद होगा रोडोप्सिन, याद होगा रॉड्स में, कोन्स में, कौन सा मैंने बताया था। तो ये आंखों में पढ़ाऊंगा भी, वैसे आपको पता है विजुअल पिगमेंट्स वगैरह रोडोप्सिन है, आयोडोप्सिन है, जो आंखों में पाया जाता है। आपके आंखों में रॉड्स हैं, कोन्स हैं, ये सारे सेल्स होते हैं जो हम लोग जिक्र करेंगे। तो वो विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म को सिंथेसाइज करने में भी जिंक का एक रोल है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए इन द प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी की जब समय होती है तो फीटल डेवलपमेंट स्टेज में, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होगा, भ्रूण का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, फीटस का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, जब फीटस की डेवलपमेंट स्टेज चल रही होगी, जब सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे होंगे, उस समय जिंक की जरूरत पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक चीज हो गया। फूड सोर्स की बात करें, फूड सोर्स यहीं पे लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फूड सोर्स यहां पे मैं लिख देता हूं, फूड सोर्स क्या इसका सोर्स है, कहां से आपको जिंक मिलेगा, क्या खाएं क्या पिए। तो इसमें बात करें प्रोटीन सोर्सेस, जितने भी प्रोटीन सोर्सेस हैं, लाइक मीट हो गया, मीट, और उसके बाद बीन्स हो गया, आर गुड सोर्स ऑफ जिंक। प्रोटीन सोर्सेस लाइक मीट हो गया और बीन हो गया, बीन्स खाते हैं आप लोग, वो गुड सोर्स होते हैं जिंक का, ठीक है। तो पहला प्रोटीन सोर्सेस लाइक मीट, मीट में प्रोटीन बहुत ज्यादा है आप जानते हैं, और उसके बाद बीन्स वगैरह हो गया, ये गुड सोर्स ऑफ जिंक है, जिंक के बहुत बड़ा अच्छे सोर्स हैं। होल ग्रेन हो गया, होल ग्रेन दूसरा पॉइंट, अच्छा ये नोट कर ले, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पालक होता है उसमें भी जिंक होता है, होल ग्रेन्स जो खाते हैं उसमें भी जिंक होता है, और जिंक का तो बहुत बड़ा रोल है, आगे भी बताऊंगा आपको बहुत सारा। पहला पॉइंट वो हो गया, होल ग्रेन में स्पिनच, पॉइंट वाइज नहीं, सीधा ऐसे ही लिखते जाते, ठीक है। प्रोटीन सोर्स लाइक मीट एंड बीन्स, दूसरा ये पॉइंट हो गया, होल ग्रेन में मिल जाएगा, स्पिनच में मिल जाएगा, स्पिनच में मिल जाएगा, नोट करते जाएंगे। और आपको पता है कोकोआ, कोकोआ में भी मिलता है जिंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑयस्टर का नाम सुना है आपने, लैम्ब, ये सारे जो जगह है जितने भी मैंने आपको बताया है ये सब इंपॉर्टेंट है। ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स, लैम्ब हो गया, एग हो गया, एग अंडा में भी मिलेगा,
पंपकिन का जो सीड होता है, पंपकिन का जो सीड होता है ना, नेशनल वेजिटेबल हो गया ना पंपकिन आपका, तो पंपकिन का जो सीड है, बीज है, उसमें मिलेगा, एलमंड में मिलेगा, एलमंड में, बादाम में, योगर्ट में, दही में मिलेगा, कर्ड में, ठीक है, योगर्ट में मिलेगा। उसके बाद बात करें बीफ वगैरह, जानते हो बीफ, कैस्यू, काजू, उसमें मिलेगा, बीफ में, बीफ खाते हैं लोग, कैस्यू, काजू में मिल जाएगा। तो ये सब जिंक के सोर्स हैं, आप इसमें से ध्यान रख सकते हैं। चिकन में भी मिल जाएगा, चिकन में भी होगा, प्रोटीन का सोर्स है। ब्राजील के जो नट्स होते हैं वहां पे भी मिलेंगे, ब्राजील नट्स में, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे। ये हो गई जिंक की बात। अब बहुत सारी बात की जा सकती है, ये बहुत सारे रिलेटेड इसके बात हो सकते हैं। प्रॉब्लम ड्यू टू एक्सेस इनटेक, मान लो आपने एक्सेस इनटेक कर लिया जिंक का, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन कोशिश करता हूं मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता दूं, ठीक है। जिंक टॉक्सिसिटी से बात कर रहा हूं, जब एक्सेस में लेंगे तो जिंक की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिंक टॉक्सिसिटी। तो हम लोग बात करते जा रहे हैं कि बेसिक फंक्शन क्या है किसी भी मिनरल का, अगर एक्सेस में ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या डिजीज होगा आपको, और इसके सोर्सेस क्या है। ऐसे हम लोगों ने विटामिन में पढ़ा था, ऐसे हम लोगों ने मिनरल्स में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जिंक टॉक्सिसिटी, ठीक है। और जिंक टॉक्सिसिटी में बात करें तो इसमें आपको नॉर्मली अगर बात करें तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द में रहेगा, एब्डोमिनल पेन। अगर जिंक की मात्रा आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको एब्डोमिनल पेन, कितना ज्यादा होगा, अगर आप 200 मिलीग्राम पर डे से भी ज्यादा ले रहे हैं, 200 मिलीग्राम पर डे से भी अगर ज्यादा ले रहे हैं जिंक, तो एब्डोमिनल पेन होगा, नौसिया होगी, वोमिटिंग, जी मिचलाना वगैरह, है ना, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है। अगर आप 200 मिलीग्राम पर डे से भी ज्यादा ले रहे हैं तो जिंक की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, आप ज्यादा मात्रा में जिंक ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आने लगते हैं। और अदर रिपोर्टेड इफेक्ट्स, अगर कुछ और रिपोर्टेड इफेक्ट्स की बात करें तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने लगता है, हेडक भी होने लगती है, लेथार्जी, आदमी लेथार्ड हो जाता है, लेथार्जी, बहुत ही लेथार्जी हो जाता है, अनीमिया भी हो जाती है, डिजीनेस भी हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम हैं। और कुछ रिपोर्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, जिंक टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, डिजीनेस होना, लेथार्जी व्यक्ति हो जाता है, सुस्त हो जाता है, अनीमिया भी हो सकता है, ये सारे आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, इरिटेबल, आदमी इरिटेट होगा, हेडक हो सकता है, ये सारे इसके प्रॉब्लम है टॉक्सिसिटी अगर होती है तो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे। अगर प्रोलॉन्ग्ड इनटेक, अगर लंबे समय से आप इसकी इनटेक रख रहे हैं और 50 से 150 मिलीग्राम पर डे के आसपास में, 50 से 150 मिलीग्राम पर डे, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट अलग से बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें ऐसा है, प्रोलॉन्ग्ड इनटेक ऑफ जिंक, प्रोलॉन्ग्ड इनटेक मतलब लंबे समय से अगर आप इनटेक कर रहे हैं जिंक का, फ्रॉम 50 से 150 मिलीग्राम पर डे, कैन लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। तो कॉपर के मेटाबॉलिज्म में भी ये डिस्टर्बेंस पैदा करने लगता है, कॉपर के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉजिंग लो कॉपर स्टेटस, और आपके बॉडी में कॉपर की कमी हो सकती है क्योंकि कॉपर मेटाबॉलिज्म को ये डिस्टर्ब करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आयरन के फंक्शन को भी ये रिड्यूस करता है, अगर ज्यादा मात्रा में आप ले रहे हो, जो मैंने आपको बताया, आयरन के फंक्शन को भी ये रिड्यूस करता है। और आरबीसी में माइक्रोसाइटोसिस हो जाता है, आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है, आरबीसी में माइक्रोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। आरबीसी में माइक्रोसाइटोसिस हो जाता है, आरबीसी की साइज माइक्रो है मतलब छोटी हो जाती है, ठीक है, साइज स्मॉल हो सकता है। और न्यूट्रोपीनिया भी हो सकती है, न्यूट्रोपीनिया, ये सब मैं इसमें बता रहा हूं जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। 50 से 150 मिलीग्राम पर डे अगर प्रोलॉन्ग्ड इनटेक हो रहा है जिंक का, तो न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया का मतलब न्यूट्रोफिल्स रिड्यूस्ड इन नंबर। न्यूट्रोफिल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ाएंगे आपको। तो न्यूट्रोफिल्स के नंबर कम होने लगते हैं, न्यूट्रोपीनिया, पीनिया मतलब संख्या कम होती जा रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये न्यूट्रोफिल्स पुलिस मैन है, ब्लड के पुलिस मैन है, और इनकी संख्या कम हो रही है। और आप जानते हैं पुलिस का क्या रोल है, चोरों को खोजना, तो जानते हैं इसका क्या रोल होगा बॉडी में, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस को खोजना, उनसे लड़ना, कहीं ना कहीं ये रोल है जो कि हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के अंदर, न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। और रिड्यूस्ड इम्यून फंक्शन, जाहिर सी बात है इम्यूनिटी आपकी कहीं ना कहीं
वो हैम्पर्ड होगी, आपकी इम्यून फंक्शन कम हो जाएगी, रिड्यूस इम्यून फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, और एक्सेस जिंक कैन आल्सो अफेक्ट कार्डियक फंक्शन। अगर आप एक्सेस जिंक ले रहे हैं तो कार्डियक फंक्शन मतलब हार्ट से रिलेटेड फंक्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक्सेस जिंक ले रहे हैं तो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन को भी प्रभावित कर देता है। अगर एक्सेस जिंक आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, अगर एक्सेस जिंक आपके बॉडी में जा रही है। ठीक है, तो जिंक टॉक्सिसिटी का ये सारा पूरा कहानी है जिंक टॉक्सिसिटी के बारे में, जो आपको अगर याद है तो एक लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेफिशिएंसी हो गई जिंक की, तो ये तो एक्सेस था, टॉक्सिसिटी हो गई है जब आप एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं। डेफिशिएंसी हो गई तो कमी हो गई तो जिंक की आपकी बॉडी में, तो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा, डायरिया हो सकता है, लेथार्जी, सुस्त हो जाएगा आदमी, ये सारे इसके प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ग्रोथ भी आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है अगर इसकी कमी होती है। डिलेड बोन मैच्योरेशन, आपकी बोन हड्डी बहुत ही लंबे समय के बाद जाके मैच्योर होगी, उसमें भी मतलब टाइम लगने लगता है बोन मैच्योरेशन में। ठीक है, और आपके इम्यून फंक्शन भी इंपेयर्ड हो जाते हैं। अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी जिंक की तो आपकी इम्यून फंक्शन भी इंपेयर्ड हो जाती है। इससे क्या होगा, आप इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, प्रोन हो जाएंगे या ससेप्टिबल हो जाएंगे इन्फेक्शन के लिए। आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी अगर जिंक की कमी हो जाएगी। तो जिंक की कमी होगी तो इम्यूनिटी आपका खराब हो जाएगा, इम्यूनिटी खराब होगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वुंड हीलिंग, घाव वगैरह जो भरता है ना, घाव होगा, चोट लगा, कहीं घाव हो गया, तो घाव भी आसानी से नहीं भरते हैं अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और एलोपीशिया, ये आपको ध्यान रखना है, एलोपीशिया, हेयर लॉस भी हो सकते हैं। एलोपीशिया मतलब हेयर लॉस, तो हेयर लॉस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है अगर डेफिशिएंसी जिंक की होगी तो। इसीलिए हेयर लॉस के टैबलेट में जिंक वगैरह डाला जाता है। जब बाल झड़ रहा है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका टैबलेट जो देखेंगे ना, विटामिन वगैरह जब देते हैं, मल्टीविटामिन, उसमें जिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और बता दूं कि जिंक की कमी होने के बाद जो बच्चा पैदा होता है ना, लो वेट का बच्चा पैदा होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की जो वेट होती है ना, वजन, वो कम हो जाएगी अगर जिंक की डेफिशिएंसी है। लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, इन्फेंट्स जब बर्थ लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वजन कम होती है। लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, इन्फेंट्स की बात कर रहा हूं, जो आप जानते हैं, सुने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिंक के बारे में। अब आते हैं आयरन की बात करते हैं। दूसरा आयरन, Fe के नाम से जानते हैं ना, ये पता होगा आपको, आयरन। ठीक है, ये सारे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके जीवन में इन मिनरल्स का क्या क्या योगदान है, ये क्या क्या आपके बॉडी में करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनके सोर्सेस क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत होगी, इनकी एक्सेस हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए मतलब, तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये लिखेंगे। तो आयरन इज प्रेजेंट इन द बॉडी एज हेमोग्लोबिन, आयरन इज प्रेजेंट इन द बॉडी एज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में आपको पता होगा, हेम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है, हेम पार्ट आयरन पार्ट, ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पार्ट। तो हेमोग्लोबिन में ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आयरन इज प्रेजेंट इन द बॉडी एज हेमोग्लोबिन, इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में प्रेजेंट है एज हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन पे एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया लिखने को, मेंस में, हेमोग्लोबिन इन ब्लड सेल्स, इन ब्लड सेल्स मतलब आप जानते हैं आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, आपको पता होगा आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन दो चीज से बना हुआ है, हेम पार्ट, ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, तो वो आपको आरबीसी के अंदर, ये कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन के अंदर कहीं ना कहीं ये आयरन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड सेल में है और ये क्या कर रहा है, हेमोग्लोबिन जिसके अंदर आयरन है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे बॉडी में। आपने जो हवा लिया, आपने जो सांस लिया, वो लंग्स से जो ऑक्सीजन है ब्लड में जाएगा और वो ब्लड पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यू में लेके जाएगा उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को। ठीक है, और वो
ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल जाएंगे, और जो ऑर्गन्स अंग हैं और टिश्यू हैं वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड में दे देते हैं, वो ब्लड फिर से लंग्स के पास आता है, और फिर वो लंग्स के पास आने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आएगा, और लंग्स के थ्रू आप क्या कर देंगे, बाहर उसको एक्सहेल कर देंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आप निकाल देंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रोसीजर है जो आप सीखने वाले हैं फिजियोलॉजी में, जो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के पूरे थ्रू आउट, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड CO2 आउट ऑफ द बॉडी, CO2 को बाहर निकालता है, CO2 आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से CO2 को बाहर निकालता है, क्योंकि टिश्यू वगैरह और ऑर्गन्स वगैरह में रिएक्शंस हो ही रहे हैं, वहां पे CO2 बन रहा है, उस CO2 को ब्लड में डालना पड़ता है, ब्लड में वो CO2 जाता है, कुछ कारणवश, कुछ पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, तो उसके कारण वो CO2 ब्लड में जाएगा और ब्लड के माध्यम से लंग्स के पास आएगा, लंग्स के माध्यम के पास, लंग्स मतलब फेफड़ा, वहां से ये CO2 बाहर की ओर आप सांस में छोड़ देते हो। ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर, आयरन में का यूज जो है ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर, याद होगा मैंने बहुत बार आपसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात की है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, याद है एसिटाइल कोलिन, उसका ये कहीं ना कहीं पार्ट है। इम्यून फंक्शन, आयरन का यूज न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में भी है, इम्यून फंक्शन में है, वही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता, ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, हार्मोन्स आपके पास स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उसके सिंथेसिस में भी इनका रोल है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मतलब बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन्स, तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स आपको पता होगा, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, सब स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स को भी बनाने में इनका रोल है। ठीक है, आगे चलते हैं, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, जो भी आप ड्रग्स ले रहे हैं दवाओं के फॉर्म में, तो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे में ये हेल्प करता है आयरन। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है। और एवरी ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, हर एक ग्राम में, एवरी ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, एक ग्राम अगर हेमोग्लोबिन ले रहे हैं, एवरी ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, एवरी ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन विल कैरी अबाउट, कितना ये कैरी करता है, 1.34 मिली ml ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। तो एवरी ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन विल कैरी अबाउट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है एक ग्राम हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1.34 ml ऑक्सीजन। ठीक है, और नॉर्मल हेमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये वुमेन के लिए है, महिलाओं के लिए है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml में निकालते हैं। लेकिन वही मेल में बात करेंगे, मेन में मतलब पुरुष में बात करेंगे तो ये 14 से 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। ठीक है, तो मेन के अंदर ज्यादा है और वुमेन में 12 से 14 ग्राम है। ठीक है, पर 100 ml। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, 12 से 14 ग्राम ये वुमेन में है और 14 से 18 ग्राम ये मेन में है। ठीक है, पर 100 ml में निकालते हैं, ग्राम पर 100 ml। ठीक है, दोनों में ऐसे ही होगा। तो 12 से 14 ग्राम पर 100 ml और 14 से 18 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सोर्सेस की बात करते हैं, ये होता है जो कि हम लोग ब्लड में बात करेंगे, फिर से कितना होता है ये फिर लिखवा दूंगा आपको जब ब्लड पढ़ेंगे ना, तो वहां पे। ठीक है, अब सोर्सेस की बात करते हैं, फूड सोर्सेस ऑफ आयरन। रेड मीट, रेड मीट में आपको मिल जाएगा फूड सोर्स रेड मीट। एग योक, एग योक अच्छा खासा आयरन होता है, एग योक में अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। स्पिनच, पालक में तो आयरन आप जानते होंगे। आर्टिचोक्स, बाकी आपको तो बेसिक चीजें पता ही है कि अनार में भी है, चुकंदर में भी है, ये तो आपको पता ही है। रेड मीट, ये आर्टिचोक्स, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, मोलस्क,
मोलस्क, मोलस्क के अंदर भी है मोलस्क। उसके बाद मोलस्क का पढ़ते हैं ना, सम सीरियल्स, मोलस्क का पढ़ाऊंगा आपको, मोलस्क सम सीरियल्स वगैरह हो गया, सीरियल्स में भी आयरन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सीरियल्स जो है उसको इनरिच किया जाता है आयरन से, आयरन उनके अंदर में डाला जाता है, इनरिचमेंट करना पड़ता है सीरियल्स के अंदर आयरन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जर्मिनेशन एंड फर्मेंटेशन, जब जर्मिनेट करते हैं अनाज, जब अंकुरित होते हैं, तो जर्मिनेशन जब होता है और फर्मेंटेशन होता है, ये इंक्रीज द आयरन अवेलेबिलिटी, ये आयरन के अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है जब किसी अनाज का जर्मिनेशन हो रहा होगा और किसी चीज का फर्मेंटेशन हो रहा होगा, किण्वन हो रहा होगा, ठीक है। तो वो आयरन के अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को इंक्रीज कर देता है, अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें हो गई, जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन के समय आयरन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नोट कर लिया आपने, चलिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक रिसर्च चल रही है कि कैसे हम लोग सॉल्ट के अंदर आयरन को फोर्टिफाई कर दे, कैसे हम लोग नमक के अंदर आयरन को डाल दे, क्योंकि आयरन अभी तक नमक के अंदर डालने की बात चल रही है, लेकिन आयोडीन हम लोग फोर्टिफाई करते हैं, आयोडीन डाला जाता है नमक के अंदर जो आप खाते हैं, लेकिन आयरन की भी बात चल रही है कि कैसे हम लोग आयरन की फोर्टिफिकेशन कर दें नमक के अंदर, साल्ट के अंदर, ये रिसर्च भी है एक तरीके से, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी अनाज जर्मिनेट करते हैं, जब भी अनाज जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो विटामिन सी का वहां पे प्रोडक्शन होता है, विटामिन सी वहां पे प्रोड्यूस होता है, विटामिन सी इज प्रोड्यूस एंड दिस विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और यही विटामिन सी जो प्रोड्यूस होता है ना वहां पे, जब अनाज जर्मिनेट करते हैं, तो यही विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर बात करो, ये हो गया जर्मिनेशन के दौरान। फर्मेंटेशन की बात कर ले, तो अगर फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो उस समय बहुत सारे बी विटामिन बहुत सारे बनते हैं, बी विटामिन बहुत सारे बनते हैं जब फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना। और ये आल्सो प्रोड्यूस होते हैं विच हेल्प्स इन द आयरन अवेलेबिलिटी। और ये जो बी विटामिन है ये आयरन के अवेलेबिलिटी को हेल्प करते हैं, आयरन आपको अवेलेबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आयरन आपको अवेलेबल उतना नहीं होता है, तो ये आयरन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं फर्मेंटेशन के माध्यम से जो बी विटामिन बन रहा है, और जर्मिनेशन के माध्यम से जो विटामिन सी बन रहा है, ये आयरन के अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपको आयरन अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। मान लो कि सपोज वी ईट 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम आयरन आपने खाया किसी फूड के माध्यम से या कैसे भी, सपोज वी ईट 100 ग्राम ऑफ आयरन, ओनली अबाउट 3 ग्राम ऑफ आयरन इज अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम आयरन अवेलेबल होगा बॉडी को। सोचिए 100 ग्राम आयरन आपने खाया तो सिर्फ 3 ग्राम अवेलेबल है आपके बॉडी के लिए, तो वो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम ये करते हैं फर्मेंटेशन के माध्यम से विटामिन बी, और जर्मिनेशन के माध्यम से जो विटामिन सी प्रोड्यूस होता है वो भी आयरन के अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, आयरन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आयरन नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 100 ग्राम में सिर्फ 3 ग्राम आयरन, 3 ग्राम ही आयरन अवेलेबल है, सिर्फ 3 ग्राम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिसर्च चली रही है आयरन को साल्ट में फोर्टिफाई करने के लिए, आयरन को साल्ट में डालने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आयोडीन साल्ट में डाला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन, आयरन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, और साथ में जर्मिनेशन, जब अनाज अंकुरित होते हैं तो विटामिन सी को प्रोड्यूस करते हैं, वो विटामिन सी आयरन के अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, आयरन आपके लिए उपलब्ध होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक्सेस इंटेक करते हैं आयरन का। अगर मान लीजिए आपने एक्सेस कर लिया, ज्यादा आयरन ले लिया, एक्सेस इंटेक ऑफ आयरन, थोड़ा सा बात करता हूं आपसे, एक्सेस इंटेक कर लिया आपने आयरन का, तो क्या होगा, ओवर टाइम के साथ धीरे धीरे अगर आप एक्सेस इंटेक कर रहे हैं आयरन का, कैन डैमेज द लीवर, ये लीवर को डैमेज कर देगा। अगर आप आयरन ज्यादा खा रहे हैं, है ना, दे चुकंदर पे चुकंदर, दे अनार पे अनार, के आयरन का आयरन खाते जाऊं, तो एक्सेस इंटेक अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो ये समय के साथ आपके लीवर को डैमेज कर सकता है और अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा अगर ज्यादा मात्रा में आयरन आप ले रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज आयरन इज स्टोर्ड इन लीवर, बिकॉज आयरन जो है स्टोर्ड होता है लीवर में एज फेरिटिन।
फेरिटिन के फॉर्म में आयरन लीवर में स्टोर होता है। तो ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आयरन लीवर में स्टोर होता जाएगा और आयरन वही डैमेज कर देगा आपके लीवर को, ठीक है। और अर्थराइटिस भी कर सकता है, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, अर्थराइटिस भी हो सकता है आयरन अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं जोड़ों में दर्द भी हो सकती है, अर्थराइटिस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है अर्थराइटिस। हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। अथीरोस्क्लेरोसिस का नाम आपने सुना होगा, अथीरोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस के भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। ये अथीरोस्क्लेरोसिस क्या है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, ये आपको पढ़ाऊंगा कि कहाँ कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो जाता है, तो क्या है कि ब्लड वेजल्स नैरो हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने लगती है हार्ट अटैक की, ठीक है ना। ये हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, ये आपको जब हार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस भी होने लगते हैं जब आप सप्लीमेंट के माध्यम से ज्यादा आयरन को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वेन एवर यू टेक सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन देयर इज ए गैस्ट्रिक क्या होगा, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, मतलब गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होने लगते हैं, गैस्ट्रिक, स्टमक, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट के माध्यम से आयरन को इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अथीरोस्क्लेरोसिस वगैरह मैं आपको बताऊंगा, हल्का सा बताया भी हूं, कहीं ना कहीं ये ब्लड वेजल्स के वॉल में कार्बोहाइड्रेट वगैरह का डिपोजिशन वगैरह होने लगता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको बताऊंगा मैं जब समय आएगा कि क्या होता है ब्लड वेजल्स के वॉल में जब आयरन कार्बोहाइड्रेट वगैरह डिपॉजिट होने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। बट अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अथीरोस्क्लेरोसिस वगैरह भी हो सकते हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस में नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल्स हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेजल्स में, तो वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण आप समझ सकते हो कि हार्ट के फेलियर, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। तो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना ब्लड वेजल्स में अथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अभी इतना ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। तो ये एक्सेस इंटेक है आयरन का। अगर डेफिशिएंसी होगी तो, आयरन की कमी हो गई तो ये आप जानते हो, अनीमिया वगैरह आपने तो नाम सुना ही होगा। अनीमिया डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, डेफिशिएंसी के कारण अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इतना तो आप समझ रहे होंगे, आयरन की डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, पहली बात तो अनीमिया की बात मैंने की है आपसे, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अभी सिकल सेल अनीमिया मैंने नहीं बताया था आपको, सिकल सेल अनीमिया वो बात करूंगा आपसे कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन, जब बॉडी के पास अच्छे मात्रा में आयरन नहीं है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा और लीडिंग टू द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इससे क्या हो जाएगा, लीडिंग टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आरबीसी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब बॉडी में आयरन ही नहीं है इनफ मात्रा में, जब आयरन नहीं है तो इससे आपका प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी भी कम हो जाएगा। और आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन, आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन कैरी करे पूरे बॉडी में। तो ए लैक ऑफ आयरन कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि आयरन की जो लैक है, आयरन की जो कमी है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण आयरन की कमी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आरबीसी का आपको पता होगा कि आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन पूरे बॉडी में, ये आपको मैंने बताया भी है। और ये लैक ऑफ आयरन कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण आयरन की कमी आपको हो सकती है, ठीक है। व्हेन आरबीसी इज लेस इन नंबर, जब आरबीसी डिक्रीज हो जाए प्रोडक्शन, जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी आपके बॉडी में, तो हेमोग्लोबिन लेवल आल्सो नेचुरली गोज डाउन, हेमोग्लोबिन का भी लेवल आपके बॉडी में वैसे भी कम हो जाएगा, हेमोग्लोबिन का लेवल ये भी आपके बॉडी में कम हो जाएगा। जब आरबीसी का नंबर आपके बॉडी में कम है तो हेमोग्लोबिन लेवल नेचुरली कम हो जाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू द वेरियस सेल, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो बहुत सारे सेल्स के पास लेके ऑक्सीजन जाता है, वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आपके पास आरबीसी ही कम है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इसके साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी।
क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन की संख्या कम हो चुकी है क्योंकि आयरन कम है आपके पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक है। और पर्सन का हो जाएगा बहुत कमजोर हो जाएगा, पर्सन बिकम्स वेरी वीक, दे स्टार्ट हैविंग पैल्पिटेशंस। पर्सन जो है बहुत वीक हो जाएगा इसके कारण, और उसके पास पैल्पिटेशंस होने लगेंगे। ये बताते जाऊंगा आपको। वीक हो जाएगा पर्सन, पैल्पिटेशन हो जाएंगे, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन लॉस हो जाएगा, और साथ में उसको वर्क कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, जो काम करने की क्षमता है उसकी वर्क कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। और इसके साथ साथ इट में अफेक्ट द नेशनल प्रोडक्टिविटी, आपकी जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है देश की वो भी अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वर्क करने की कैपेसिटी ही उस व्यक्ति की कम हो जाएगी जिसके अंदर में आयरन की कमी है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, वो कमजोर भी हो जाएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, काम में वो अपना मन नहीं लगा पाएगा, दे स्टार्ट हैविंग पैल्पिटेशंस होने लगेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, वर्क कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर आयरन की कमी है, क्योंकि सही मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन भी कम हो जा रहा है ना, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपका कंसंट्रेशन वगैरह और कार्य करने की जो वर्क कैपेसिटी है आपकी वो कम हो जाएगी। आते हैं कॉपर की बात करते हैं अब, तीसरा कॉपर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉपर की बात करते हैं। कॉपर, ठीक है, तो ये आज मैं सोच रहा हूं कि इतना ही आप रहने देते हैं, बिकॉज टाइम हो चुका है आज का 1 आवर्स के आसपास। तो कॉपर के बाद 3 हो चुका है, 4-5 और बच्चे हुए, थोड़ा सा अच्छे से बताता जा रहा हूं, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रही है। ठीक है, फिर भी अगले लेक्चर से मैं थोड़ा बहुत कंप्लीट करूंगा, जो बचा हुआ है 3-4 और उसके बाद हम लोग डाइजेशन में एंट्री कर जाएंगे, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको रिवाइज करेंगे, बिकॉज मैं उतना आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, और आपके लाइफ में भी ये आपका बहुत बड़ा इसका योगदान है, बिकॉज आप जानते हैं कि मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये आपके बॉडी का और आपके रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। आप रोज खाना खाते हैं तो मिनरल्स जरूर किसी न किसी फॉर्म में आपके बॉडी में जाता ही है, प्रोटीन भी जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, विटामिन भी जाते हैं। इसको जानना भी जरूरी है, बिकॉज इसकी कमी से भी बीमारी होती है, इसकी एक्सेस होने से भी प्रॉब्लम होती है, और इनके बॉडी में फंक्शंस क्या है, इनके सोर्स क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। और आई होप आपको अगर अच्छा लगा है, अच्छा लगेगा, अगर आप जरूर सुन रहे होंगे, ध्यान से सुनेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, तो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।